हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सेकेंड लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेल के चैप्टर के बारे में। आगे की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम बात करेंगे, जहां पर हमने प्रीवियस लेक्चर अपना छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हॉट स्प्रिंग के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। हॉट स्प्रिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक पूल होता है जो कि बेसिकली उसके पीछे साइंस होती है जियोथर्मल एनर्जी की, यानी कि अर्थ के नीचे से जो मैग्मा होता है या मैग्मा जिन पत्थरों को गर्म करता है और उसके ऊपर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो गर्म हो जाता है, और जब वो किसी छेद से बाहर निकलता है उस ज्योग्राफिकल फिनोमेना को हम लोग कहते हैं हॉट स्प्रिंग। अब आसपास का वातावरण भले ही पूरा का पूरा ठंडा हो, बर्फीले पहाड़ हो, लेकिन जिस जगह पर हम नाम देते हैं हॉट स्प्रिंग, वहां पर पानी हमेशा गर्म आता है। ठीक है, तो हॉट स्प्रिंग होते क्या है? हॉट स्प्रिंग ना नेचुरल पूल है। नेचुरल मतलब कुदरती रूप से आपको देखने को मिलते हैं, इंसानों ने इनका निर्माण नहीं कर रखा है। ठीक है, और ये गर्म कैसे होते हैं? ये गर्म होते हैं थ्रू अर्थ्स जियोथर्मल एनर्जी। अर्थ की जो इंटरनल हीटिंग होती है, यानी कि जैसे हम लोग जो होते हैं ऊपर अर्थ के ऊपर, उस लेयर के ऊपर जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं उसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के नीचे होती है मेंटल और उसके नीचे होती है कोर। तो कोर और मेंटल तक आते हुए मैग्मा की एक लेयर होती है, ठीक है, लावा, जो कि मोल्टन फॉर्म में होता है। वो नीचे अर्थ को बेसिकली गर्म करता है, और वहां पर ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, इधर डायग्राम में देखो, ये है मैग्मा जो कि मोल्टन फॉर्म के अंदर है। इसके ऊपर है ये रॉक्स। तो मैग्मा अगर पत्थरों को टच करेगा तो पत्थर भी गर्म होंगे, और यहां पर ये जो लेयर है ये है अंडरग्राउंड वाटर की लेयर, ये जो पानी भरा होता है। तो नीचे मैग्मा है, उसके ऊपर कुछ रॉक्स हैं और ऊपर पानी है। तो पानी जो है वो गर्म होता है। जिस जगह पर मैग्मा का हीटिंग मैकेनिज्म ज्यादा होगा तो वो गर्म पानी बेसिकली उसको एक छेद चाहिए होता है अर्थ से बाहर निकलने के लिए। जिस जगह पर ये छेद होता है उसको हम वेंट कहते हैं, जहां से गर्म पानी बाहर निकलेगा। सिंपली हम उस जगह को नाम दे देंगे कि वहां पर क्रिएट हो रहा है एक हॉट स्प्रिंग। ओके, सिंपल है समझना, आई होप समझ गए होगे। तो हॉट स्प्रिंग गर्म होते हैं अर्थ की जियोथर्मल एनर्जी की वजह से। अब ये क्रिएट कैसे होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्राउंड वाटर जो होता है उसका जो पानी होता है नीचे, वो नीचे गहराइयों तक जाता रहता है, और जिस जगह पर वो इन गर्म चट्टानों को टच कर देता है, जो गर्म चट्टानें टच हो रही है मैग्मा से, तो वो पानी गर्म हो जाएगा। तो ये अर्थ के क्रस्ट के अंदर तक जाता है। मैग्मा या फिर मैग्मा से गर्म होने वाली जो गर्म रॉक्स हैं उससे हीटअप हो जाएगा ये वाटर, और सरफेस तक आएगा। जैसे ही सरफेस तक आएगा, जहां पर भी ये नेचुरल पूल बनाएगा इस तरीके का, उसको हम कहेंगे हॉट स्प्रिंग। अब हॉट स्प्रिंग के फायदे क्या हैं? एक तो इनके अंदर मिनरल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो भी मिनरल्स हैं, और क्योंकि पानी गर्म है तो वो सारे मिनरल्स को अपने अंदर समा लेता है। ठीक है, तो मिनरल कंटेंट बहुत अच्छा है। लोग इसको टूरिज्म पर्पज से यूज़ करते हैं, मतलब लोग उन जगहों पे विजिट करना पसंद करते हैं जहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स होती हैं। इंडिया में इतनी ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में आपको बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं। तो लोग यहाँ पर रिलैक्स करने जाते हैं, और ये मसल को बेसिकली आपकी रिलैक्स करता है हॉट स्प्रिंग। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो दीदी हैं हॉट स्प्रिंग के अंदर नहा रही है, और इनकी मसल जो है यहाँ पर रिलैक्स हो रही है, इनको रिलैक्सेशन वाली फीलिंग मिल रही है। अब हॉट स्प्रिंग की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब भी बारिश होती है या बर्फ जब गर्मियों के मौसम में पिघलेगी, तो वो नीचे अर्थ के सरफेस के अंदर तक जाते हुए रॉक्स तक जाती है, और रॉक्स से गुजरते हुए पोरस रॉक्स, मतलब ऊपर की सरफेस वाली रॉक्स, जहाँ से पानी नीचे जाएगा, बर्फ पिघलकर पानी बनकर नीचे जाएगी, और वो तब तक नीचे जाता रहेगा जब तक ये जो गर्म वाली जो रॉक्स हैं इससे सामना ना हो जाए उस अंडरग्राउंड वाटर का। और इस गर्म, ये जो रॉक्स हैं गर्म क्यों है? क्योंकि नीचे मैग्मा है इस जगह पर। ठीक है, हीट सोर्स क्या है इसका? ये जियोथर्मल एनर्जी की वजह से, अर्थ की इंटरनल हीट की वजह से गर्म होता है पानी। ठीक है, तो हीट जो है
या तो अर्थ के क्रस्ट की वजह से टेम्परेचर बनकर वो बाहर आने की कोशिश करती है एक छेद से, अगर वहां पर पानी भी है तो पानी भी गर्म हो जाता है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर ऑलरेडी गर्म होता है क्योंकि वो अंडरग्राउंड वाटर टच कर रहा होता है हॉट रॉक्स को या मैग्मा को। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जनरली वॉल्केनिक एरियाज में बहुत ज्यादा मात्रा में हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं दुनिया भर के कोने में। हाइड्रोजियोलॉजिकल प्लम्बिंग, प्लम्बिंग का मतलब है किसी छेद से बेसिकली बाहर निकलना। तो जहां पर भी कुछ फ्रैक्चर्स या फिर फॉल्ट्स होते हैं, यानी कि कहीं पर भी अर्थ के अंदर जब ये छेद होगा तो उसकी क्रस्ट से ये प्लम्बिंग होगी, यानी कि ये पानी बाहर निकलेगा जिसकी वजह से हीटेड वाटर सरफेस तक आएगा और अपनी हीट को वो लूज नहीं करता क्योंकि वो गर्म होते हुए बाहर आ रहा होता है, क्विकली बाहर आ रहा होता है प्रेशर के साथ। ठीक है, अब हॉट स्प्रिंग के फायदे क्या है? ये मसल को रिलैक्स करता है। ये जो गर्म पानी है, ये जो टाइट मसल्स होती हैं हमारी, उसको लूज करता है और लोगों को इससे राहत मिलती है। अगर उनको किसी भी तरीके का शरीर में कहीं पर भी जॉइंट पेन होता है तो लोग ऐसे पानी में बेसिकली रिलैक्स करना पसंद करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, ये चीज़ तो दोस्तों हम लोग भी करते हैं या फिर हमारे घर के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी करते हैं। जब भी उनके पैर में दर्द हो रहा होता है तो उनको रिकमेंडेशन ये दी जाती है कि गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पैर को सेक लिया जाए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा एक रिलीफ वाली फीलिंग मिलती है। तो सिमिलरली ये तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही जो एक तरीके से स्विमिंग पूल की तरह होता है, गर्म पानी का होता है, तो पूरी की पूरी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होती है। ठीक है, तो ये जो गर्म पानी होता है ये ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो को और ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रमोट करता है और स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर मिनरल कंटेंट होता है। इस पानी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कैसे कैसे मिनरल्स होते हैं, जैसे सिलिका है, सल्फर है और मैग्नीशियम है। ठीक है, ये हमारी स्किन अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद हमारी स्किन काफ़ी बेहतरीन तरीके से नरिश हो जाती है और रिवाइटलाइज हो जाती है। ठीक है, जैसे इन दीदी की स्किन चमक रही है, इसी तरीके से अगर आप हॉट स्प्रिंग के अंदर नहाओगे काफ़ी बार तो आपकी स्किन भी इन दीदी की तरह चमकेगी। उसके बाद अगर हम कुछ पॉपुलर फेमस डेस्टिनेशंस की बात करें कि भारत में और दुनिया के अलग अलग कोनों में कौन कौन से फेमस हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं, तो इंडिया के अंदर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लद्दाख के अंदर पुगा वैली के बारे में बताया था जो कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। लेकिन मोस्ट फेमस हॉट स्प्रिंग जिसकी धार्मिक महत्वता भी है भारत के अंदर, वो है मणिकरण। ठीक है, और ये है पिक्चर मणिकरण की। और वशिष्ठ, ये हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। और एक है पानामिक हॉट स्प्रिंग जो कि लद्दाख के अंदर पाया जाता है। और लद्दाख के अंदर इसके अलावा जो पुगा वैली है, पुगा वैली हॉट स्प्रिंग भी बड़ा फेमस है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है। दुनिया के अलग अलग कोनों में बात करें तो एक है पामुक्काले, ये टर्की में पाया जाता है और यहाँ पर इसके वाइट थर्मल टेरेसेस हैं, यानी कि बेसिकली वाइट कलर की चट्टानें हैं आसपास, उनके बीचों बीच में बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं। टर्की में देखने को मिलता है आपको बड़ा फेमस एक हॉट स्प्रिंग जिसका नाम है पामुक्काले। फिर एक पाया जाता है जापान के अंदर जिसका नाम है बेपू, ये दुनिया का लार्जेस्ट हॉट स्प्रिंग है। और एक येलोस्टोन नेशनल पार्क हॉट स्प्रिंग जो कि अमेरिका के अंदर है, यूएस के अंदर है। ठीक है, तो ये येलोस्टोन इसको क्यों कहा जाता है, अभी मैं आपको इसका एक पिक्चर दिखाऊंगा इसकी। तो वहां पर आसपास जो इसकी बाउंड्री है हॉट स्प्रिंग के, वो येलो कलर की है। ठीक है, बिकॉज क्यों है येलो, बिकॉज वहां पर हीट लविंग बैक्टीरिया हैं, थर्मोफाइल्स। तो दोस्तों, हॉट स्प्रिंग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए थी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से उससे या फिर उसके बियॉन्ड या फिर एक्स्ट्रा कंटेंट लिखने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा थर्मोफाइल्स के बारे में, इसके बारे में भी थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन करते हैं। थर्मो का मतलब होता है हीट यानी कि गर्मी, और फाइल का मतलब होता है लविंग।
ठीक है, दोनों वर्ड्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो हीट लविंग कोई भी जो चीज होती है वो थर्मोफाइल होती है। गर्मियों में अगर आपको एसी वाले कमरे में सोना नहीं पसंद है और पसीने वाली गर्मी अगर आपको पसंद है तो आप भी एक थर्मोफाइल ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, थर्मोफाइल जो है ये हीट लविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, आर्काई और कुछ फंगाई भी हो सकते हैं। जनरली हम ये पढ़ते हैं ना कि ये हीट लविंग बैक्टीरिया हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे बैक्टीरिया ही होंगे। इसलिए मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जहाँ जहाँ पर हमारी एनसीईआरटी में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पता होनी चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थर्मोफाइल्स हमेशा हीट लविंग बैक्टीरिया नहीं होते हैं, वो हीट लविंग आर्काई भी हो सकते हैं, हीट लविंग फंगाई भी हो सकते हैं। सारे फंगाई नहीं, कुछ फंगाई। ठीक है, तो इनको बेसिकली गर्मी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। यानी कि अगर आप ये इस फिगर को एक बैक्टीरिया मान लो तो आसपास का वातावरण जो भी इसका गर्म होगा ये वहां पर पनपेंगे, वहां पर इनकी ग्रोथ होती है। इनके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये बहुत एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट के अंदर इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। ज़्यादातर जो थर्मोफाइल होते हैं, ज़्यादातर, होने को तो आर्काई भी हो सकते हैं, फंगाई भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर एक ही सेल होता है, जैसे अमीबा के अंदर एक ही सेल होता है। ठीक है, उसी प्रकार से इनके अंदर भी एक ही सेल होता है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं थर्मोफाइल। कुछ और बातें जानते हैं थर्मोफाइल के बारे में। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमें ये शो करते हैं कि लाइफ सर्वाइव कर सकती है इवन इन एक्सट्रीम कंडीशंस, क्योंकि इनके अंदर हीट को टॉलरेट करने की एक अच्छी खासी कैपेबिलिटी, एक क्षमता है। यानी कि शिद्दत वाला प्यार है इनको गर्मी से। दे लव हीट। जहां भी हीट है इनके मन से निकलता है आई लव यू बेबी अ लॉट। तो थर्मोफाइल्स जो है ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप के एक्सट्रीमोफाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक्सट्रीमोफाइल इनको क्यों बोला जा रहा है, इनके नेचर की वजह से, बिकॉज इनको एक्सट्रीम कंडीशंस वाले एनवायरनमेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, जहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको एक्सट्रीमोफाइल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ये वहीं पर पनपते हैं, वहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं, हाई टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव करने की इनकी अच्छी खासी कैपेबिलिटी होती है। कितना टेम्परेचर टॉलरेट कर लेते हैं, 41 डिग्री सेल्सियस से लेकर 122 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर कुछ कुछ उसके बियॉन्ड भी। अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो 106 से लेकर 252 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी ये टेम्परेचर को टॉलरेट करने की क्षमता रखते हैं। इनका जो नाम है थर्मोफाइल, ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है हीट लव। ठीक है, गर्मी से प्यार। उसके बाद देखो, ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसानों की बात कर लो, ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाते इंसान। जैसे इस लेडी को यहां पर क्या हो रहा है, शी इज सफरिंग फ्रॉम सनस्ट्रोक, या फिर जिसको हम कहते हैं हीट स्ट्रोक, है ना, सर दर्द हो रहा है इनका, बिल्कुल मदहोशी बेहोशी की हालत में ये बेसिकली आने वाली है गर्मी की वजह से। ये इनका चेहरा में शो कर रहा है। तो ऐसे ही जानवर वगैरह भी जो होते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़े तो वो मर जाते हैं, इंसान भी मर सकते हैं। तो ज़्यादातर पृथ्वी पर ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से इनके सेल जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं या फिर वो मर जाते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीम हीट को झेल नहीं पाते हैं। लेकिन थर्मोफाइल्स के अंदर ऐसा नहीं है। थर्मोफाइल्स के अंदर उनका स्ट्रक्चर कुदरत ने ऐसा बना रखा है कि दे इजिली अडेप्ट टू हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट। अब इनके अंदर ऐसा है क्या, इनकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, और जो इनकी सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि इनके सेल के इर्द गिर्द जो कवच है, तो वो इनको अलाउ करते हैं कि कंप्लीट तरीके से स्टेबल रहें और ऑपरेशनल रहें। यानी कि इनको हीट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हीट में, ज़्यादा हीट में स्टेबिलिटी आप मेंटेन नहीं कर सकते हो। आपका बेसिकली क्या है, ज़्यादा गर्मी अगर होगी तो आपको अनईजीनेस होगी, हो सकता है आपको ज़्यादा गुस्सा आए, आप चिड़चिड़ा फील करो और आप फुली प्रोडक्टिव होकर काम ना कर सको। तो आपके जो फंक्शनल ऑपरेशन होता है बॉडी का, जो इक्विलिब्रियम होता है, जो होम्योस्टैटिसिस होता है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट आपका मेंटेन जितना होना चाहिए वो बिगड़ जाता है ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से, जैसे इनको यहाँ पर हीट स्ट्रोक हो रहा है। लेकिन थर्मोफाइल्स के साथ ऐसा नहीं है।
क्योंकि इनके बॉडी के अंदर स्पेशलिस्ट प्रोटीन्स हैं, कवच जो है इनकी बॉडी का सेल मेम्ब्रेन वो बहुत स्ट्रांग है, और न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारी चीजें मिलकर थर्मोफाइल्स के अंदर कुछ इस प्रकार से काम करते हैं कि उसको एक हीट टॉलरेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली एक अच्छा खासा जो पोर्शन है अर्थ पर जो माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी का, उनमें से थर्मोफाइल्स भी अच्छी खासी मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, जो मेजरली 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाली जो डाइवर्सिटी है इस पूरी पृथ्वी पर, जैसे आर्काई, बैक्टीरिया और यूकार्या। ठीक है, जैसे जिसको आप बायोलॉजी में यूकारियोट्स भी कहते हो, अगर वो मल्टीपल होते हैं तो आप उसको यूकारियोट्स कहते हो। तो ये जो आर्काई है, बैक्टीरिया है और ये जो यूकारियोट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगर आप पूरी कैटेगरी को देखोगे तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ये 3 पाए जाते हैं, और उनमें से अगर आप थर्मोफाइल्स को देखो तो उनकी अच्छी खासी संख्या है इस पूरी पृथ्वी पर। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट जो है इनको कैटेगराइज करते हैं कि ये बेसिकली किस हद तक कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल सकते हैं। अलग अलग थर्मोफाइल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे फिर वो आर्काई हो, बैक्टीरिया हो या फिर कुछ फंगाई हो, उनकी हीट टॉलरेटिंग कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। उसके बेसिस पर 3 कैटेगराइजेशन कर रखी है साइंटिस्टों ने। एक होते हैं मॉडरेट थर्मोफाइल्स, यानी कि मॉडरेट लेवल का टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं इजीली। फिर एक होते हैं एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स, ये 80 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है उसको इजीली टॉलरेट कर लेते हैं, उसमें फ्लरिश कर सकते हैं, अपने आप को थ्राइव कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एक होते हैं हाइपर थर्मोफाइल्स, जो कि 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान भी टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, लगभग उसके जितनी गर्मी ये आराम से टॉलरेट कर लेते हैं। दोस्तों कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना, क्या आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ, नहीं भी पता है तो सर्च करके मेरे को एक बारी बताओ। ठीक है, जो हम बचपन में पढ़ते थे। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बेसिकली अर्थ के अलग अलग हाई एनर्जी, जहां पर या तो गर्मी बहुत ज़्यादा है या हाई एनर्जी वाला एनवायरनमेंट है, अलग अलग प्रकार के इकोलॉजिकल नीश में, अलग अलग प्रकार के इकोलॉजिकल हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अमेरिका के अंदर मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, ये जो आपको हॉट स्प्रिंग देखने को मिलता है जिसको हम येलो वर्ड से डिनोट कर रहे थे, इसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क ग्रैंड प्रिस्मेटिक स्प्रिंग। ये बहुत फेमस ग्लोबल लेवल पर एक हॉट स्प्रिंग है। तो मैं आपको बता रहा था ना इसको येलो क्यों कहा जाता है, इसके आसपास ये जो है ये येलो कलर की परत है, और ये थर्मोफाइल बैक्टीरिया की वजह से है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर थर्मोफाइल बैक्टीरिया है। अच्छा, अगर आप इसके अंदर नहाते हो जैसे हॉट स्प्रिंग के अंदर जिसके अंदर थर्मोफाइल बैक्टीरिया पनप रहे हैं, तो आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो ये कोई नुकसानदायक बैक्टीरिया नहीं है अनटिल अनलेस अगर ये आपको किसी और प्रकार से प्रभावित ना करें तो एक होते हैं, ये किस किस प्रकार के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं? एक होते हैं टेरेस्ट्रियल हॉट स्प्रिंग्स, एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड सरफेस, एनीथिंग रिलेटेड टू लैंड सरफेस। ठीक है, तो यहां पर जब भी ये लैंड के ऊपर पाए जाते हैं तो दे क्रिएट ब्रिलियंट एंड मल्टी कलर्ड माइक्रोबियल मैट्स, यानी कि ये जो माइक्रोब्स जो है हर जगह बिछे हुए हैं, तो एक कलर इफेक्ट बेसिकली देते हैं। जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क ग्रैंड प्रिज्मेटिक स्प्रिंग, जो कि कहां पर लोकेटेड है? अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर। फिर कुछ हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जहां पर आप जा नहीं सकते हो, लेकिन वो हॉट स्प्रिंग की कैटेगरी में आते हैं। वो होते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ठीक है, और वहां पर थर्मोफाइल जो है बेसिकली पनपते हैं। मतलब आप इसको हॉट स्प्रिंग तो नहीं कहोगे, क्योंकि हॉट स्प्रिंग जनरली आपको अर्थ के सरफेस पे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ये पानी के अंदर डीप ओशंस के अंदर हम बेसिकली यहां पर बात करें कि हाइड्रोफाइल्स बैक्टीरिया या आर्काई या हाइड्रोफाइल कुछ जो फंगाई हैं वो कहाँ पनप रहे हैं। तो एक चीज होती है डीप सी के अंदर जिसको हम कहते हैं डीप सी ब्लैक स्मोकर्स। ये देखो समुद्र का एक निचला
हिस्सा है, गहरा हिस्सा है, यहाँ से काला काला धुआं निकल रहा है, जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तब निकलता है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये डेफिनेटली एक गर्म पत्थर होगा, इसके नीचे मैग्मा है, वहां से ये वेंट आउट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर पक्का कोई छेद होंगे जहां से धुआं बाहर निकल रहा है। ऐसी जगह को जहां से समुद्र के अंदर कोई छेद हो और ऐसा धुआं निकले और हम समझ जाएं कि इसके नीचे मैग्मा है, तभी ये धुआं निकल रहा है। ये गर्मी का प्रतीक है, बेसिकली हीट निकल रही है यहाँ से, और यहाँ पर थर्मोफाइल्स जो हैं ये पनप सकते हैं। तो ये डीप सी ब्लैक स्मोकर्स कहते हैं हम इनको। तो जहाँ पर प्रेशर ऐसा होता है ऐसी जगह पर कि वाटर जो है वो लिक्विड रहता है एट हंड्रेड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर ये पनपते हैं। और इनका इकोलॉजिकल नीश क्या होता है? ये डिकेइंग मैटर के अंदर पनपते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये एक मिट्टी है। अगर आपने सब्जी के छिलके या फल के छिलके, आपने बेसिकली उसका जो पील है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, उसको दफन कर दिया और एक डिकेइंग मैटर वो बन गया, तो वहाँ पर भी ऐसे कंडीशंस के अंदर भी ये जो थर्मोफाइल्स हैं ये सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये जो इंटरनल कोर होता है एक्टिव कंपोस्ट का, यानी कि गड्ढा आप बनाकर एक 6-7 महीने के लिए कुछ दफन करते हो, जैसे सब्जियां, छिलके, पत्ते, सड़ी गली चीज़ें, ताकि आप उनसे खाद बना सको। ऐसी जगह पर भी, ऐसे कंपोस्ट हीप्स पर भी ये सर्वाइव कर पाते हैं। इसके अलावा पीट बॉक्स में भी, ये पीट बॉक्स क्या होता है, जिसको हम बॉगमायर भी कहते हैं, जो दलदली इलाके होते हैं, जो कीचड़ वाली जो ज़मीन होती है, वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा टाइम तक, जैसे मान लो कि पानी है कहीं पर भरा हुआ है और वहाँ कीचड़ जैसी सतह, कीचड़ जैसी ज़मीन बन गई, तो ये पीट बॉक्स के अंदर भी सर्वाइव कर पाते हैं। पीट बॉक्स कहते हैं इनको, या बॉगमायर भी कहते हैं इनको। फिर सब सरफेस डिपॉजिट्स पर भी ये सर्वाइव कर पाते हैं, यानी कि सब सरफेस का मतलब है अर्थ के क्रस्ट से थोड़ा सा नीचे, लेकिन पूरा समुद्र के अंदर भी नहीं जाना है, उससे थोड़ा सा ऊपर। फॉर एग्जाम्पल गहरी जो अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्वायर्स जो होते हैं और टेक्टोनिक फॉल्ट लाइंस होती हैं, जैसे मतलब मान लो कोई क्रैक है, जैसे यहाँ पर आपने एक ऐसा कोई पहाड़ देखा होगा कि ये एक हिस्सा है जहाँ पर यहाँ पर कुछ क्रैक्स बने हुए हैं, ठीक है, गहरी तरीके से आपको नीचे देखने पर क्रैक्स दिख रहे हैं। तो ऐसी जगह पर, या फिर ये जो अंडरग्राउंड ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, ठीक है, जहाँ से पेट्रोल और ये सब जो निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है, ऐसी जगह पर भी, क्योंकि इंटेंस प्रेशर और हीट वाली कंडीशंस होती है, तो ऐसी जगह पर भी सर्वाइव कर पाते हैं। और अगर आप गड्ढे वगैरह को खोद दोगे, ये जिसमें आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के छिलके गाड़े हुए हैं मैन्योर वगैरह बनाने के लिए, तो वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इनका इकोलॉजिकल नीश अलग अलग तरीके से। और इसी के साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी हमें जो जानना था, एक तो हॉट स्प्रिंग्स के बारे में और दूसरा थर्मोफाइल्स के बारे में। अब आपको आई होप पूरी तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई होगी। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी एनसीईआरटी को अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन दोस्तों।